आज हम करेंगे 10वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षा हुई थी हिंदी की, और उसका जो क्वेश्चन पेपर आया था वो मेरे पास है। ये शनिवार को पेपर था और इसको अब हम सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए, संधि विच्छेद करना। सबसे पहले अत्यंत का संधि विच्छेद करना कैसे होगा। मैंने तुम्हें बता रखा है कि अगर किसी भी शब्द के बीच में यह आ जाए या वह आ जाए तो, और उससे पहले अगर कोई भी व्यंजन आधा आ जाए तो वहां यण संधि होती है। यहां पर यण संधि का प्रयोग किया गया है। यण संधि का नियम होता है, यदि ई ऊ से परे कोई भिन्न स्वर हो, तो ई बदल जाता है य में, और जो ऊ है वह बदल जाता है वह में। और सिंपल सा इसका सूत्र बताया हुआ है कि अगर किसी भी शब्द में यह या वह आता है और उससे पहले कोई आधा व्यंजन आता है तो वह यण संधि होती है। तो इसमें यही नियम लागू हुआ है। अब इसको हम खोलेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? शब्द को तोड़ना। अति प्लस अंत, इसका संधि विच्छेद होगा अति प्लस अंत। कैसे होगा? इधर देखो छोटी ई है और इधर है ए, तो ई क्या बन जाएगा? हमने अभी अपना जो नियम है उसमें देखा, ई ऊ से परे कोई भिन्न स्वर हो तो ई बदल जाएगा य में। तो ये ए और ये बदल तय, इसमें से ई तो बदल जाएगा तो तय रह जाएगा फिर आधा, क्योंकि किसी भी व्यंजन को अगर मात्रा लगी हुई है तो वो मात्रा पूरा करती है, और मात्रा उसमें से हटा लेंगे तो वो व्यंजन आधा रह जाएगा। ये व्यंजन रह गया आधा तय, और ई बदल गया य में, और ये ए समा गया य में, और ऊपर बिंदी लग गई और तय ऐसे। तो ये बन गया अत्यंत। अत्यंत की संधि ये है और संधि विच्छेद ये है। ये तुम्हारा 1 नंबर, इसमें से जिसका ठीक होगा उसको 1 नंबर मिल जाएगा, जिसका गलत होगा उसका कट जाएगा। दूसरा शब्द है परंतु। परंतु के अंदर है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि इसके अंदर है, जैसे हमारी स्वर संधि होती है उसके 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि। इसी तरह से जो व्यंजन संधि है इसके भेद नहीं है, लेकिन इसके नियम है 13। उन्हीं एक नियमों में से परंतु जो शब्द है उसके अंदर क्या लागू होगा? नियम मैं से परे, मैं से परे यदि कोई स्पर्श व्यंजन है, कोई स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं मैंने तुम्हें बता रखे हैं, क से मैं तक, और ये 25 होते हैं, इनकी संख्या होती है 25। अगर मैं से परे इनमें से कोई भी व्यंजन आ जाए तो इसके अंदर वो नियम लागू होता है, परम प्लस तू। मैं के बाद तय आ गया, तय वाले वर्ग में से पहला ही तय वर्ग है, इसमें से तय आ गया और ये स्पर्श व्यंजन भी है, तो मैं किसमें बदल जाएगा? ये रूल है, मैं बदल जाएगा न में। ठीक है, मैं बदल, अब ये तय आ गया, स्पर्श व्यंजन आ गया, तो ये बदल गया मैं अब न में, परंतु। इसकी संधि ऐसी होगी। अगर ये भी आपका ठीक है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, और इसको कॉपी पे उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसको डिलीट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रश्न नंबर 2 जो आपका प्री बोर्ड परीक्षा थी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आपका था, वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताना था। उदाहरण सहित बताओ। वाच्य आपको जब कक्षाएं लगती थी तो आपको करवा दिया गया था। वाच्य किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको वाच्य की परिभाषा देनी थी। इसके अंदर वैसे पूछ नहीं रखा है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। अगर प्रकार पूछता तो हम वो भी बता देते। अब वाच्य कहते किसे हैं? वाच्य का हमें पता कैसे लगता है? क्रिया के रूप से हमें वाच्य का पता चलता है। वाच्य के क्रिया के रूप से हमें जब पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कोमा कर्म की प्रधानता है, या फिर भाव की प्रधानता है। यानी कि वाक्य के अंदर प्रधान कौन है? कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। जिस बात से क्रिया के जिस रूप से हमें इस बात का पता चलता है कि कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, उसे वाच्य कहते हैं। उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है। इसके आधार पर कर्ता, कर्म और भाव के आधार पर जो आपके वाच्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसने उदाहरण पूछ रखा है तो हम उदाहरण बताएंगे। उदाहरण राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। ये है हमारा कर्ता और पुस्तक है हमारी कर्म और ये है हमारी क्रिया। हमें इस क्रिया से पता चलेगा पढ़ता है। कौन पढ़ता है? राम। कौन पढ़ता है? राम। उत्तर क्या आता है? राम। तो जो ये क्रिया है वो राम के अनुसार है। राम एक वचन है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी हमारी एक वचन में है और पुल्लिंग में है। इसके अनुसार है। अगर क्रिया के अनुसार राम के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आपका होगा कर्तरीवाच्य। अब अगर इसको हम बदलें कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। हमने ये जो कर्तरीवाच्य था इसको कर्मवाच्य बना दिया है। राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब हम इसकी क्रिया देखेंगे, पढ़ी जाती है। ठीक है। ये जो क्रिया है, अब देखो राम यहाँ पर एक वचन है और पुल्लिंग है, लेकिन हमारी जो क्रिया है वो एक वचन में नहीं है और पुल्लिंग में नहीं है, ये हमारी स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग कौन है? पुस्तक है। पुस्तक के अनुसार हमारी ये क्रिया हो गई है। तो अब यहाँ पर प्रधानता किसकी हुई? पुस्तक की हुई। और इस वाक्य में प्रधानता किसकी थी? राम की थी। इसलिए ये कर्तरीवाच्य हुआ और ये आपका हो गया कर्मवाच्य। और इसी तरह से एक उदाहरण हम देख लेते हैं भाववाच्य का। भाव के अंदर जो हमारी क्रिया होती है
यहाँ पर जो हमारी क्रिया आएगी वो हमेशा पुल्लिंग और एक वचन में होगी, और जाना क्रिया का इसमें प्रयोग होगा। और इसके अंदर नेगेटिव सेंस होती है, असमर्थता का भाव होता है, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, या फिर क्रिया के अपने आप होने का, किसी के द्वारा होते नहीं है, पतंग उड़ रही है, इस तरह से होगा। जैसे निषेधात्मक वाक्य इसके अंदर ज्यादा होते हैं और इसके अंदर असमर्थता का भाव ज्यादा होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। ये जो क्रिया होगी वो हमेशा जाना क्रिया का रूप होगा, और ये हमेशा एक वचन में होगा और पुल्लिंग में होगा। ये आपके कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये आपके वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि वाच्य किसको कहते हैं। वाच्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्रिया पर जाना पड़ता है, क्रिया को देखना पड़ता है कि किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार क्रिया है। अगर कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य, अगर कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य, और भाव के अनुसार है तो भाववाच्य, इसको हम वाच्य कहते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया होगा तो आपके इसके ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन था, 2 नंबर यहाँ और 2 नंबर आपके पहले जो संधि आई थी, हमने संधि की थी, 2 नंबर वहाँ और 2 नंबर ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।